पिछले क्लास में हम लोग कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग पर थियोरेटिकल डिस्कशन किए थे और आज कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। द MCQ ऑन कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड स्फीयर आर टच ईच अदर। करा दो स्फीयर है, मान लेते हैं एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर है और दोनों इक्वली चार्ज्ड स्फीयर है, दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम है। इक्वली एंड अपोजिटली, तो इक्वली एंड अपोजिटली का मतलब हो गया कि एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर अगर प्लस Q चार्ज है तो इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर भी होगा, लेकिन माइनस Q में होगा। अगर इसमें प्लस 10 कूलम चार्ज है तो इस पर माइनस 10 कूलम। अब दोनों का साइज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम इसके साइज भी इक्वल ही मान लेंगे। मान लेते हैं इसका रेडियस R है तो इसका भी रेडियस R है, मीन्स हर चीज़ में इक्वल है। तो कह रहा है कि दोनों को जब टच करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, अगर इस दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया या दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इसके प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना अमाउंट ऑफ इस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन ने लॉस कर दिया है, और जितना इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया है उतना ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर पर है। तो जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पर जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है सारे इस पर आ जाएगा और इसके प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फाइनल इस पर भी चार्ज जीरो हो जाएगा और इस पर भी चार्ज जीरो हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। तो कह रहा है अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट कब करेगा? जब दोनों के बीच सेपरेशन होगा। अब यहाँ तो कांटेक्ट में आया है, तो कांटेक्ट में अट्रैक्शन नहीं होता है, पहले होता है चार्ज का ट्रांसफ़र। तो ए वाला ऑप्शन गलत है। रिपेल ईच अदर, रिपल्सन भी नहीं होगा। अट्रैक्ट ईच अदर विथ लेस अमाउंट ऑफ फोर्स, ये भी गलत है। मीन्स डोंट अट्रैक्ट और रिपेल, न अट्रैक्ट करेगा न रिपेल करेगा, क्योंकि जैसे दोनों को टच में लाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन मेथड से और दोनों बॉडी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो नेट चार्ज जीरो होगा। तो नेट चार्ज जीरो होने पर दोनों बॉडी में ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो ए वाला डी ऑप्शन सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जिंग मेथड कैन रिजल्ट इन चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विथ निगेटिव चार्ज। किस मेथड से किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जिंग मेथड कैन रिजल्ट इन चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विथ ए निगेटिव चार्ज। तो अगर कोई एक बॉडी है, अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसको चार्ज करना है निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड एडॉप्ट करना चाहेंगे? तो निगेटिव चार्ज करने के लिए इंडक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके नज़दीक में एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अगर लाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक साइड कर देगा
और पॉजिटिव चार्ज को एक साइड दूसरे साइड कर देगा रिपल्सन से। और जब इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो ग्राउंडिंग करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बॉडी हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। तो इंडक्शन मेथड से भी हो सकता है। उसके बाद फ्रिक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। निगेटिव चार्ज करने के लिए बॉडी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका ज़्यादा होगा उसको कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो अधिक इलेक्ट्रो एफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो चार्जिंग मेथड है वो कंडक्शन मेथड होगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में डायरेक्ट चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इसको चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक में लाएंगे और डायरेक्ट कांटेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे तो इसका निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो निगेटिव सेम टाइप ऑफ चार्ज का फ्लो होता है कंडक्शन मेथड पर। तो कंडक्शन मेथड ये तीनों में से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन अगर करेक्ट करना है तो हमको इंडक्शन नहीं, कंडक्शन बाय कंडक्शन को चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग वाला ऑप्शन सही है या चार्जिंग बाय कांटेक्ट सही है। अगला कह रहा है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रड इज टच्ड to the plate of a neutral electroscope. Upon contact, the electroscope becomes charged and the needle deflects. With the following statement are true of the charged electroscope. कह रहा है एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को हम सारे एनिमेशन के थ्रू पहले थियोरेटिकल डिस्कशन में कर चुके हैं। एक स्फीयर होता है, उसके बाद एक कंडक्टिंग रड होता है और कंडक्टिंग रड के नीचे गोल्ड लीफ लगा हुआ रहता है। गोल्ड लीफ, इसीलिए इसको गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। पतला गोल्ड के पत्ती होता है। गोल्ड लीफ इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको जितना पतला चाहें उतना पतला कर सकते हैं। मींस गोल्ड के अगर 1 ग्राम के मटेरियल को अगर खींचें तो उसको 1 किलोमीटर लंबा तक वायर बना सकते हैं, इतना मैलिएबल होता है। इसलिए यहाँ इसको नीचे में 2 गोल्ड का बहुत थीन पत्ती लगा देते हैं। अब इस गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक में हम लोग ले जा रहे हैं एक पॉजिटिवली ग्लास चार्ज रड को और इसके कांटेक्ट में रखना है क्योंकि कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है। तो जब इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग रड को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो ए गोल्ड लीफ न्यूट्रल स्टेज में जो है इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर करके इस कंडक्टिंग रड पर आएगा। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आएगा। अब कुछ इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और जितना इलेक्ट्रॉन इसका निकल के इस पर आएगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करता है तो ये दूर जाना चाहता है और उस प्रोसेस में ये इस रड के थ्रू गोल्ड लीफ पर पहुंचता है और ये गोल्ड लीफ दोनों पत्ती को एक दूसरे से रिपल्सन फोर्स होने के कारण ये दोनों डाइवर्ज कर जाता है। यही मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोस्कोप में। तो कह रहा है कि जब इस पॉजिटिवली ग्लास रड को गोल्ड लीफ के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के इस स्फेरिकल बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में लाने पर ये चार्ज होगा और नीडल डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें एक सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है
और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तब यहाँ देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो पहला कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्कोप इज नाउ चार्ज पॉजिटिवली, कह रहा कि ए इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तब पॉजिटिवली ग्लास रड लाए हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफ़र हुआ है। कंडक्शन मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा कह रहा है द इलेक्ट्रोस्कोप एंड ग्लास रड नाउ हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज, मीन्स ग्लास रड और इलेक्ट्रोस्कोप पर सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेगा। चार्ज का अमाउंट चेंज होगा, पहले जितना होगा उससे कुछ कम रहेगा इस पर, और कुछ चार्ज गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप पर चला जाएगा। चार्ज के अमाउंट में चेंज होगा लेकिन नेचर में सेम नेचर ऑफ चार्ज रहेगा। मीन्स इस पर पॉजिटिव है तो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप पर भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कंडक्शन मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्कोप वाज चार्ज्ड बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, कह रहा कि ए इलेक्ट्रोस्कोप इंडक्शन मेथड से चार्जिंग हुआ जब इसको कांटेक्ट में लाए हैं। तो कांटेक्ट में लाएंगे तो इंडक्शन मेथड नहीं होता है, इंडक्शन मेथड में बिना कोई कांटेक्ट के चार्ज डेवलप होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है द इलेक्ट्रोस्कोप गेन प्रोटॉन ड्यूरिंग द चार्जिंग, कह रहा है कि ए इलेक्ट्रोस्कोप प्रोटॉन गेन किया है चार्जिंग में, ये गलत है। गेन नहीं होता है, ए प्रोटॉन का न गेन होता है न लॉस होता है। लॉस और गेन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है चार्जिंग मेथड में। तो मैकेनिज्म ये है कि जब इस पॉजिटिवली चार्ज रड को इलेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर करके इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। मीन्स इसका प्रोटॉन यहाँ से रड से प्रोटॉन इस पर नहीं आया, इसका ही प्रोटॉन एक्सेस अमाउंट में हो गया जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो इस पर जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज ये चार्ज रड का नहीं आया है, ये चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप का ही प्रोटॉन्स है, लेकिन ये प्रोटॉन्स एक्सेस अमाउंट में हुआ है, अपीयर हुआ है। कब अपीयर हुआ है? जब इसका इलेक्ट्रॉन उठ कर करके रड पर ट्रांसफ़र हो गया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, इसीलिए ये प्रोटॉन एक्सेस डेवलप हुआ है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो रड का प्रोटॉन नहीं है। जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो प्रोटॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है कि द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोटॉन ड्यूरिंग द चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप, द इलेक्ट्रोस्कोप गेन्ड प्रोटॉन्स ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप ए प्रोटॉन इससे गेन नहीं किया है, ये इसी का प्रोटॉन है जो एक्सेस अमाउंट में हो गया। अगला कह रहा है द इलेक्ट्रोस्कोप गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, ये भी गलत है। ए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है, ए इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर करके हमारे चार्ज रड पर चला गया है। मीन्स ए इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन नहीं किया है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्कोप लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया है। तो जब भी चार्जिंग होता है किसी भी प्रोसेस से, वो फ्रिक्शनल मेथड से हो, इंडक्शन मेथड से हो या कंडक्शन मेथड से, कोई भी बॉडी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है जिससे दोनों बॉडी का फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाए। मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो इसका मतलब टोटल का टोटल ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। अगला कह रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस सम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द इलेक्ट्रोस्कोप एंड इंटर्ड द ग्लास रड, ये सही है।
मीन्स जब इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोस्कोप को छोड़ करके ग्लास रड में इंटर कर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। तो ये सही है। अगला में कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्कोप इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी सही है, क्योंकि पहले जब न्यूट्रल कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रोस्कोप था तो इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। जब एक चार्ज रड को इसके कांटेक्ट में लाए हैं तो इस इलेक्ट्रोस्कोप का कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के रड पर चला गया है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया है और उसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है द इलेक्ट्रोस्कोप नीडल विल डिफ्लेक्ट इवन मोर इफ द ग्लास रड इज ब्राउट नियर इट अगेन। कह रहा है कि इस रड को और इसके नज़दीक में ला करके और पूरा का पूरा टच करा दें तो इसका डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक फिंगर की तरह कांटेक्ट रखो या पूरा का पूरा हाथ के बराबर कांटेक्ट कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होना होता है वो एक नीडल के पॉइंट के कांटेक्ट में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है जितना के जितना पूरा का पूरा रड कांटेक्ट में लाएं। इसलिए दोनों का सेम पोटेंशियल करने के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। इसका एक पॉइंट के कांटेक्ट करें या पूरा का पूरा रड से कांटेक्ट करें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद कह रहा है द इलेक्ट्रोस्कोप नीडल would slowly approach the neutral position if a negative charged balloon is brought near it। कह रहा है कि जब इसके नज़दीक में एक निगेटिव चार्ज बैलून इसके नज़दीक में लाएंगे तो कह रहा है कि ये जो डिफ्लेक्टेड गोल्ड लीफ है जो एक दूसरे से टच में आ जाएगा, मीन्स डिफ्लेक्शन कम होने लगेगा। तो जब निगेटिव बैलून इसके नियर लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं कर रहा है, नज़दीक में कह रहा है, तो नज़दीक में लाने पर इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन में निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को खींचेगा। तो खींचेगा तो सारा प्रोटॉन इसके नज़दीक में, इधर नीचे वाला भी प्रोटॉन उठ करके ऊपर आने लगेगा। और जब ये प्रोटॉन ऊपर आने लगेगा तो ये क्या होगा कि ये दोनों के बीच का रिपल्सन घट जाएगा, तो ये दोनों नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू बाय मेथड ऑफ कंडक्शन बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, इसका हम लोग थियोरेटिकल डिस्कशन किए हैं, उस पर एनिमेशन भी किए हैं। उसका सारे थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इससे पूरा का पूरा हमारा चार्जिंग मेथड बाय कांटेक्ट या कंडक्शन मेथड क्लियर हो जाता है। एक ही क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इससे आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ एन इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज्ड अप विथ एक्सेस नेगेटिव चार्ज, if an electroscope charged up with excess negative charged, मान लेते हैं ये हमारा कोई इलेक्ट्रोस्कोप है, ये रड है और नीचे गोल्ड लीफ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज से इसको चार्ज कर दिए। ए निगेटिव चार्ज से चार्ज करेंगे तो दोनों लीफ पर निगेटिव चार्ज आएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इफ एन इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज्ड अप विथ एक्सेस निगेटिव चार्ज,
is touched and grounded, then it will end up with, करा कि अब इसको टच करेंगे, तो अगर फिंगर से हम टच करते हैं तो हमारा बॉडी कांटेक्ट होता है, ग्राउंड से रिलेटेड होता है, तो ग्राउंड से रिलेटेड होता है, सारे इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। मीन्स जस्ट लाइक ये अर्थिंग होगा। मीन्स इसको ग्राउंडिंग करने का मतलब, टच करने का मतलब अर्थिंग है। तो अर्थिंग करेंगे तो इसका जितना भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर करके ग्राउंड में चल जाएगा, जो कि पहले इंडक्शन मेथड में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स ये सारा चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो चार्ज नहीं रहेगा तो दोनों के बीच कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो ये दोनों फिर टच हो जाएगा। गोल्ड लीफ तो कह रहा है कि जब हम इस निगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को जब टच करेंगे एंड ग्राउंड कर देंगे, देन इट विल एंड अप विथ, किसके साथ एंड अप होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ, निगेटिव चार्ज के साथ या नो चार्ज के साथ। तो क्या घटना घटेगा, तो घटना घटेगा कि इसका जितना भी चार्ज है ग्राउंडिंग करने पर, किसी भी बड़ी चार्ज बॉडी को जब ग्राउंडिंग कर देते हैं तो उसका सारा का सारा चार्ज फ्लो हो जाता है ग्राउंड में, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो ऑप्शन होगा कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। मीन्स नो चार्ज इज अवेलेबल, ये कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज रबर रड and touches a metal sphere of an isolated stand as shown as the right. Draw the direction of electron flow. कह रहा है फिगर है कि ए चार्ज रड है, किस चीज़ का, रबर का। तो ए हमारा चार्ज रड है, पॉजिटिवली चार्ज रड है, और इस पॉजिटिवली चार्ज रड को एक स्फेरिकल बॉडी के साथ कांटेक्ट कर दिया, और ये स्फेरिकल बॉडी किस पर है, एक इंसुलेटेड स्टैंड पर है। इसमें एक स्टैंड लगा हुआ है लेकिन ये इंसुलेटेड है, मीन्स एक कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है। मान लेते हैं रबर है या प्लास्टिक है या एक सीमेंट कंक्रीट है या एक वुडन है, इस तरह से एक इंसुलेटेड है। तो कह रहा है कि जब इसके टच में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये हमारा जो चार्ज्ड बॉडी है, और जब ये न्यूट्रल स्फीयर से इसको कांटेक्ट बनाएंगे तो ये न्यूट्रल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन मूव कर करके इस रड के प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज करेगा तो ये हमारा न्यूट्रल स्फीयर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। मीन्स जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, तो स्फीयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और रड का अमाउंट ऑफ चार्ज घटेगा, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज घटेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इससे इस पर आएगा इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। अब ये चार्ज चूँकि अर्थिंग नहीं किया हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, इसलिए इसका चार्ज ग्राउंड में फ्लो नहीं होगा। तो हमारा जो स्फेरिकल न्यूट्रल बॉडी है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तो इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो स्फीयर से रड पर होगा। तो यहाँ से चूज करते हैं, द चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर विल एंड अप। उसके बाद कह रहा है कि न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव।
करा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, और ऑप्शन में करा द चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर विल एंड अप, उसके बाद करा न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव। तब मेटल स्फीयर पर कौन सी चार्ज आएगा, तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन अगर पूछ रहा है तो मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा रॉड के अबाउट। अगला क्वेश्चन है, ए मेटल रॉड A is to be charged positively by using another charged rod B. What should be the kind of charge on rod B if charging is to be done by conduction? तो कह रहा है कि A मेटल है और A मेटल A है, A चार्ज मेटल है, और इसी मेटल से चार्ज कर रहे हैं एक और मेटल को जिसको नाम है B, और A है हमारा मेटल, A है पॉजिटिवली चार्ज्ड। करा है मेटल रॉड A is to be charged positively by using another charged rod B. What should be the kind of charge on rod B? इस पर जो चार्ज लाया गया है वो B से लाया गया है, तो B A पर पॉजिटिव चार्ज लाया गया है, तो B पर कौन सा चार्ज होगा जिससे कि A पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कंडक्शन मेथड में हम लोग जानते हैं कि सेम जब एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं तो सेम नेचर ऑफ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो इस पर अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब B पर भी पॉजिटिव ही चार्ज होगा। तो किस काइंड का चार्ज होगा B पर, तो B पर पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि चार्जिंग किया जा रहा है किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से, और कंडक्शन मेथड में जब चार्जिंग होता है तो दोनों का कांटेक्ट बनता है, और कांटेक्ट में सेम नेचर का चार्ज, अगर इस पर पॉजिटिव है इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो इसी का चार्ज इस पर भी रहेगा, और इंडक्शन मेथड में अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। आगे क्वेश्चन है, ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर इज टच्ड बाय ए नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल रॉड, एज ए रिजल्ट द स्फीयर विल बी। करा एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, तो एक स्फीयर है हमारा न्यूट्रल, मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जीरो है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं बाय ए नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड। तो अब एक मेटल रॉड ले लेते हैं, तो ये हमारा मेटल रॉड है और इसको इसके साथ कांटेक्ट में कर दिया, टच करने के लिए बोल रहा है, और ये जो हमारा मेटल रॉड है वो निगेटिवली चार्ज है। तो कांटेक्ट में आया है, इसका मतलब है कंडक्शन मेथड से चार्ज होगा, और कंडक्शन मेथड में सेम नेचर का चार्जिंग होता है। तो अगर इस पर निगेटिव है और इस न्यूट्रल से कांटेक्ट बनाए हैं तो इसी नेचर का चार्ज इस पर आ जाएगा, मीन्स इस पर भी निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव आने के पीछे क्या होगा, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पर एक्सेस निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो कह रहा है कि द स्फीयर विल बी, कैसा स्फीयर पर कैसा चार्ज आएगा, तो इस पर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में है निगेटिवली चार्ज आएगा।
निगेटिवली चार्ज एंड द मेटल रड विल बी, द मेटल रड पर कैसा चार्ज होगा, तो इसका कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, कुछ चार्ज निगेटिव में ही रहेगा, तो इस पर भी निगेटिवली चार्ज ही रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इसका इस पर जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज रह जाएगा, तो दोनों पर निगेटिवली ही चार्ज रहेगा। सेलेक्ट द टू आंसर इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर, तो पहला में कह रहा है कि मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज, ये गलत है। द मेटल स्फीयर निगेटिवली चार्ज, ये सही है। मेटल स्फीयर न्यूट्रल, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है कि मच मोर मैसिव, कह रहा है मेटल स्फीयर मच मोर मैसिव, मैसिव हो सकता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया, तब बढ़ने के कारण ये भी सही है। मीन्स दो ऑप्शन सही होगा, बी भी सही होगा, डी भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर इज टच्ड बाय ए निगेटिवली चार्ज्ड मेटल। ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर, फिर एक हमारा न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, इसको टच किया गया बाय निगेटिवली चार्ज्ड मेटल रड ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्वेश्चन उसी टाइप का है, वही है। इसको एक निगेटिवली चार्ज्ड मेटल रड से इसको टच कर दिए, अब इस पर हमारा चार्ज निगेटिवली चार्ज है, इसको निगेटिव चार्ज से टच कर दिया गया है। द कॉन्टैक्ट मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो इस पर निगेटिव है तो न्यूट्रल स्फीयर पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो रड से स्फीयर पर, तो फ्रॉम रड टू द स्फीयर एंड द स्फीयर एक्वायर, स्फीयर कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, तो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि इस निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन, तो फ्रॉम रड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम रड टू स्फीयर, ऑप्शन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम चार्ज रड, तो चार्ज रड से न्यूट्रल स्फीयर, और न्यूट्रल स्फीयर पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर इज टच बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल रड। ये हमारा न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, इसको टच में लाना है रड के साथ लेकिन रड कैसा चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रड है। तो ये हमारा रड है, इसके साथ मेटल स्फीयर को टच में कर दिया, और ये पॉजिटिवली चार्ज रड है, टच में कर दिए हैं। कंडक्शन मेथड काम करेगा, कंडक्शन मेथड में सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो इस पर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए न्यूट्रल स्फीयर का ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा रड पर, इसका कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रड का न्यूट्रलाइज होगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोटॉन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र किसी भी मेथड ऑफ चार्जिंग में नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें से कोई सही, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। ये है नॉनसेंस, मीन्स क्वेश्चन ही नॉनसेंस है, इसमें क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि चार्जिंग मेथड में
कोई भी मेथड हो, या तो फ्रिक्शन मेथड हो या इंडक्शन मेथड हो या कंडक्शन मेथड हो, हर एक मेथड ऑफ चार्जिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, जिसका डिस्कशन हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मेटल स्फीयर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज टच बाय ए पॉजिटिवली चार्ज मेटल रड। ये हमारा मेटल स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है, इस पर नेट चार्ज 0 है। इसको टच करना है किसके साथ? पॉजिटिवली चार्ज मेटल रड। तो एक मेटल रड से इसको टच कराएंगे और ये मेटल रड भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ये मेटल रड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। एक कंडक्शन मेथड चल रहा है, मेथड ऑफ कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, मीन्स न्यूट्रल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन आएगा रड पर, रड का कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इस पर कुछ एक्सेस प्रोटॉन्स आ जाएगा और इस पर कुछ एक्सेस प्रोटॉन बच जाएगा, मीन्स दोनों सेम नेचर का चार्ज होगा। एज ए रिजल्ट द मेटल स्फीयर बिकम्स चार्ज पॉजिटिवली, पॉजिटिव चार्ज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, लिस्ट ऑल दैट अप्लाई। तो इस चार्जिंग में क्या क्या घटना घटेगा उसके बारे में चेक करना है। कह रहा है द मेटल स्फीयर गेन सम प्रोटॉन, ये गलत है। ये मेटल स्फीयर प्रोटॉन गेन नहीं करता है, ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, लॉस करेगा और इसके प्रोटॉन को, रड वाले प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा। कब तक न्यूट्रलाइज करेगा? जब तक दोनों का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जिस समय सेम हो जाएगा उस समय इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी रुक जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, और इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, मीन्स इसी का प्रोटॉन ज़्यादा अमाउंट में रहता है, इसका प्रोटॉन का इसमें फ्लो नहीं होता है। मीन्स द मेटल स्फीयर गेन सम प्रोटॉन, गलत। प्रोटॉन का तो फ्लो होता ही नहीं है, इसलिए गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द स्फीयर टू द रड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है स्फीयर से इलेक्ट्रोड पर, ये सही है। द मेटल स्फीयर लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। द ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, ये भी सही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स ये दोनों को अगर आइसोलेटेड सिस्टम मान लें तो ये दोनों सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर रड पर पहले से 50 कूलम चार्ज रखे थे और इसमें टच कर देंगे तो कुछ चार्ज इस पर आएगा, कुछ चार्ज इस पर आएगा, लेकिन टोटल चार्ज का अमाउंट हमेशा 50 कूलम ही रहेगा। उसके बाद प्रोटॉन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम, द प्रोटॉन का ट्रांसफ़र जहाँ भी आएगा वहाँ ऑलरेडी हम लोग रॉन्ग लिख देंगे, क्योंकि चार्जिंग मेथड में प्रोटॉन का कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, इसलिए ये भी गलत। तो सही हो गया बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट। दो कंडक्टिंग स्फीयर है और ये दोनों को चार्ज किया जा रहा है सेपरेटली। मान लो इसको चार्ज किए Q1 और इसको चार्ज किया Q2, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस मान लेते हैं R2। दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो ये होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज
इधर जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर बढ़ेगा तो इस पर घटेगा, और इस पर बढ़ेगा तो इस पर घटेगा, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा और कुछ नहीं होगा। द टोटल चार्ज ऑन द टू स्फीयर इज कंजर्व, ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज गोल्ड यूज्ड इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ में गोल्ड ही यूज क्यों होता है? तो हमारा जो गोल्ड लीफ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो नीचे जो दो पत्ती लगा रहता है पतला पतला, ये गोल्ड का ही क्यों यूज करते हैं? तो गोल्ड को इसलिए यूज करते हैं कि गोल्ड ही सबसे ज़्यादा मैलिएबल मटेरियल है, जिसको जितना पतला चाहें उतना पतला कर सकते हैं। और पतला पत्ती इसलिए लगाते हैं कि इस पर अगर एक भी चार्ज अगर आए, एक ही प्रोटॉन अगर आए, तो भी रिपल्सन इतना शो कर दे जिससे कि हमको इसका डिफ्लेक्शन पता चले। मीन्स डिफ्लेक्शन का सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग पतला पत्ती लगाते हैं। पतला पत्ती सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का ही बनाया जा सकता है। तो कह रहा है कि गोल्ड इज़ ईजिली अवेलेबल इन नेचर। तो गोल्ड तो सबसे ज़्यादा महंगा मटेरियल है, इसलिए सब जगह अवेलेबल नहीं है। गोल्ड इज़ मैलिएबल, ये सही है। गोल्ड मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब होता है कि उसका जितना पतला चाहें उतना पतला कर सकते हैं। गोल्ड इज़ कंडक्टिंग इन नेचर। तो गोल्ड नेचर में कंडक्टिंग है, तो गोल्ड ही नहीं, नेचर में बहुत सारे कंडक्टर अवेलेबल है। गोल्ड इज चीप, गोल्ड सस्ता है, ये भी गलत है। तब हमारा बेस्ट ऑप्शन आता है बी वाला। मैलिएबल होने के कारण इसके बीच में हम गोल्ड लगाते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड कंडक्टर है इसलिए लगाते हैं। कंडक्टर तो एल्युमिनियम भी होता है, कंडक्टर कॉपर भी होता है, तो कंडक्टर आयरन भी होता है, कंडक्टर स्टील भी होता है। वो सब क्यों नहीं लगाते हैं? तो इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसको उतना पतला नहीं बनाया जा सकता है जितना पतला गोल्ड को बनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग रड इज टच विथ ए न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर विच इज केप्ट on insulating stand when the rod is removed the sphere will। कह रहा है कि एक हमारा कंडक्टिंग रड है, इसको वाइट से करते हैं। ये हमारा कंडक्टिंग रड नहीं, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है। एक न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है। इस स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग रड को। तो एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग रड को इसके कांटेक्ट में लाते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसको न्यूट्रलाइज करेगा और इस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा। मीन्स कुछ चार्ज इसका इसमें ट्रांसफ़र हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, लेकिन मैकेनिज्म होता है कि इसी का इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है और इसी का प्रोटॉन एक्सेस में हो जाता है। अब कह रहा है कि ए वाला जो हमारा स्टैंड है, ये जो हमारा न्यूट्रल स्फीयर है, वो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। ये रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अब कह रहा है कि व्हेन रड इज रिमूव्ड, अब इसके टच में रखने के बाद इस रड को जब हटा लेंगे तो इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा। ये चार्ज का ग्राउंड में फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड में। अगर इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग करेंगे, तब इसका चार्ज फ्लो होगा। लेकिन अगर ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है तो रड को अगर हटा भी लेंगे तो भी इस पर पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा। तो कह रहा है कि व्हेन द रड इज रिमूव्ड द स्फीयर विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये सही है, ये सब गलत है।
तो ए पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैपन टू द प्लेट्स ऑफ द एपरेटस इफ वी मेजर अल्टरनेटिंग चार्ज यूजिंग ए गोल्ड लीफ ऑसिलोस्कोप। ए गोल्ड लीफ, ये हमारा गोल्ड का ऊपर स्फेरिकल डोम है, एक कंडक्टिंग रड है और इसके नीचे गोल्ड का पत्ती लगा रहता है जिसको गोल्ड लीफ कहते हैं। तो कह रहा है कि जब इस गोल्ड लीफ पर जब इसको हम टच करेंगे किसी भी चार्ज बॉडी चार्ज ऑब्जेक्ट से, तो जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब निगेटिव चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करेंगे तो इस पर निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हमेशा गोल्ड लीफ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कह रहा कि जब इस चार्ज को अल्टरनेट मैनर में, अल्टरनेटिंग चार्ज यूजिंग गोल्ड लीफ ऑसिलोस्कोप, ये चार्ज को अल्टरनेट मैनर में क्या करते रहें, चेंज करते रहें, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाए फिर घटाए फिर बढ़ाए फिर घटाए, तब क्या होगा। तो कह रहा है इट डज नॉट डाइवर्ज, मीन्स ए डाइवर्ज नहीं करेगा, जो कि गलत है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने और घटाने से इसका डाइवर्जेंस में फ़र्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो कम डाइवर्ज करेगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, लेकिन डाइवर्ज करेगा ही, क्योंकि दोनों सेम चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो डाइवर्ज करेगा। तरह इट डाइवर्ज मोमेंटरीली, करा कि एक मोमेंट के लिए ही डाइवर्ज करेगा, ये भी गलत है। जब तक इस पर चार्ज रहेगा उतना फिक्स अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस रहेगा। फिर करा द प्लेट गिव ए प्रॉपर डाइवर्जेंस, ये सही है। करा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, ये भी गलत है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा उसके अमाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फिक्स डाइवर्जेंस, एक प्रॉपर डाइवर्ज करेगा, क्योंकि एक प्रॉपर फिक्स अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों पर फिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा और उसके कारण डाइवर्ज होगा। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है, कोई भी हॉलो स्फीयर है, तो इस पर चार्ज जब देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले सरफेस पर रहेगा कि चार्ज देंगे तो अंदर वाले सरफेस पर रहेगा स्फीयर का, या पूरा अंदर के स्पेस में भरा पड़ा रहेगा। तो ये वाला तो है कि बाहर वाले सरफेस पर का है, इसमें बाहर वाले सरफेस पर है। ए है स्फीयर के ए अंदर वाले, ए वाला सरफेस पर, अंदर वाले सरफेस पर है। ए स्फीयर के अंदर पूरा स्पेस में भरा हुआ है और इसमें सिर्फ सेंटर पर चार्ज है। तो चार्ज जब किसी भी कंडक्टर पर चार्ज देते हैं तो इसका कंसेप्ट यही है कि चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करने पर क्या होगा कि वो एक दूसरे से दूर भागेगा। तो दूर भागने के केस में उस सरफेस पर जाएगा जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर पर कहाँ रहता है, तो बाहर वाला सरफेस जो होता है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तब वो बाहर के स्पेस में आकर करके सब जगह इकट्ठा होने लगता है। इसको इस तरह से मान सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर बाहर से चार्ज अंदर में डालेंगे तब वो रिपल्सन फोर्स के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा अपने आप और बाहर वाले सरफेस पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको फील ऐसे कर सकते हैं कि एक मान लेते हैं कि
एक डब्बा लिया और उसमें पानी भर दिया, जैसे बिसलेरी का डब्बा में पानी भर करके, और उसको मान लो कि नदी के अंदर अगर डीप कर करके छोड़ देंगे तब वो डब्बा अपने आप बाहर आ जाएगा। तो वो डब्बा बायएंट फोर्स के कारण अपने आप बाहर आ जाएगा, बाहर वाले सरफेस पर आ जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया पर आ जाएगा। उसी तरह से फील करेंगे कि जब कोई भी चार्ज को, एक्सेस इलेक्ट्रॉन या एक्सेस प्रोटॉन वाले चार्ज को अगर कंडक्टर के अंदर डालेंगे तब वो चार्ज रिपल्सिव फोर्स के कारण हमेशा बाहर निकल जाएगा और वो हमेशा बाहर वाले सरफेस पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके कारण ये हमारा बाहर वाले सरफेस पर इसमें इकट्ठा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही है, ए सारा गलत है, क्योंकि सब एक दूसरे को फोर्स लगा करके रिपेल करेगा। तो ए भी भागेगा, ए भी भागेगा, भाग करके सबको आगे वाले बाहर वाले सरफेस पर जगह मिलेगा। अब यहाँ पर कहेगा कि बाहर वाले सरफेस पर जगह मिलेगा, तो फिर इस सरफेस को छोड़ करके भी बाहर जाए, तो इस सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर मीडियम एयर है और एयर इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर में कोई चार्ज का मोशन नहीं होता है। तो हमेशा बाहर वाले सरफेस पर आके चार्ज इकट्ठा हो जाता है। टू इक्वली चार्ज्ड स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर। करेक्ट, दो इक्वली चार्ज्ड स्फीयर है, एक स्फीयर और ये दो स्फीयर इक्वली चार्ज्ड है, मीन्स दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये होगा कि एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तभी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नाउ इफ दे टच ईच अदर, अब कह रहा है कि दोनों इक्वली चार्ज है, अपोजिट नेचर का हुआ क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। अब कह रहा है कि जब अब दोनों को टच करेंगे, तो जब कांटेक्ट आता है चार्ज बॉडी तो पहले चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो चार्ज का ट्रांसफ़र का मतलब इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा जब कांटेक्ट में लाएंगे तब। और दोनों इक्वली चार्ज्ड है, दोनों का ज्योमेट्री भी सेम है, साइज भी सेम है, तो टोटल के टोटल दोनों स्फीयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अनुसार कह रहा है कि तो क्या घटना घटेगा, तो कह रहा है अट्रैक्ट ईच अदर विथ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ये गलत होगा। जैसे ही चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो पहले तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा ही नहीं, पहले क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा पहले, और चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है और नेचर में अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये कह रहा रिपेल ईच अदर, तो ये भी गलत है। अट्रैक्ट ईच अदर विथ द लेस अमाउंट ऑफ फोर्स, ये भी गलत है। डोंट अट्रैक्ट और रिपेल, ये सही है, ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में जैसे लाएंगे तो दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल होने के बाद ये दोनों बॉडी पर फाइनल कोई चार्ज नहीं रहेगा, तब उसके बाद ना कोई अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज्ड बैलून इज यूज्ड टू चार्ज ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय कांटेक्ट। निगेटिवली चार्ज्ड बैलून है, ये हमारा कोई बैलून है, अब वो निगेटिवली चार्ज्ड है, इसको यूज किया जाता है चार्ज करने में। किसको? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। कैसे? बाय कांटेक्ट। तो हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये, मान लेते हैं ये हमारा कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है।
अब इसको इसके साथ कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करेंगे। अगर कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस पर आ जाएगा, तो न्यूट्रल बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाएगा। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो कह रहा बैलून बिकम्स न्यूट्रल। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा। चार्ज तभी तक ट्रांसफ़र होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि टोटल के टोटल चार्ज इस पर ट्रांसफ़र कर देगा। कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर रहेगा। तो ए वाला ऑप्शन गलत है कि बैलून बिकम्स न्यूट्रल। दूसरा है द बैलून बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये भी गलत है, क्योंकि कंडक्शन मेथड से जिस नेचर का चार्ज होता है उसी नेचर का चार्ज इस पर भी रह जाता है और इसी नेचर का चार्ज कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर चला जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने का कोई संभावना नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा कह रहा है बोथ द बैलून एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। ये सही है, क्योंकि कंडक्शन मेथड में सेम नेचर ऑफ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। जब कांटेक्ट में आता है तो दोनों पर सेम नेचर का चार्ज रहेगा। मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा दोनों का साइज पर। अगर दोनों का साइज सरफेस एरिया सेम होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज शेयर होगा, और अगर सरफेस एरिया डिफरेंट होगा तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसका सरफेस एरिया कम होगी उस पर चार्ज कम होता है, जिसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When a soap bubble is negatively charged, its radius increases। ये सही है। सोप बबल को, जब किसी भी बबल को अगर चार्ज कर देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर दें या निगेटिवली चार्ज कर देंगे तो इसका साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो सब एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर एक्सपेंड करने वाला फोर्स लग रहा है टेंसाइल नेचर का, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके बाद व्हेन ए सोप बबल इज निगेटिवली चार्ज इट्स मास इंक्रीजेज। ये भी सही है। जब किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है, मान लेते हैं ये हमारा कोई न्यूट्रल बॉडी है और इस पर अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इस पर 10 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा आ गया तो 10 टाइम्स इतना मास बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो बॉडी, उसका मास बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका मास घट जाता है। तो इस पर चूँकि निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इसका मतलब है कहीं से न कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका मास बढ़ गया होगा, और अगर इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता तब ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ होगा, तब इस पर मास घट जाएगा। लेकिन ये निगेटिवली चार्ज्ड कह रहा है तो इस पर मास बढ़ गया होगा। तो बी भी ऑप्शन सही है। तो कह रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दोनों करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब है ए चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 कूलम कनेक्टेड with uncharged sphere of radius 20 centimeter. Find the final charge on each sphere. अब स्फेयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। करा एक चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक स्फेयर है, इसका रेडियस हम r1 ले लेते हैं, और इस पर जो चार्ज है
चार्ज Q1 कह देते हैं। Q1 का वैल्यू कह रहा है कि इसको 10 कूलम से चार्ज किए हैं और इसका जो रेडियस R1 है वो 20 सेंटीमीटर है। कनेक्ट विथ अनचार्ज स्फीयर, इसको कनेक्ट करना है एक अनचार्ज स्फीयर से, मीन्स एक न्यूट्रल स्फीयर से। इसका रेडियस हम R2 मान लेते हैं और इसका भी बोल रहा है कि इसका भी 20 सेंटीमीटर ही है। तो अगर जब दो स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, इसका मतलब दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया जानते हैं 4 पाई R स्क्वायर। और जब सेम सरफेस एरिया वाले बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि अब क्या करना है कि दोनों को कांटेक्ट में लाना है। तो यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तब कह रहा कि अब दोनों पर फाइनल चार्ज कितना होगा। तो इसके बारे में हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज Q1, कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2 मान लेते हैं कनेक्ट करने के बाद। तो इस पर कनेक्ट करने के बाद Q1 का वैल्यू कितना होता है, तो फार्मूला बनाए थे कि इस पर अगर निकालना है तो पहले उसका रेडियस, नीचे में जो स्फीयर को जोड़ा गया है दोनों का रेडियस का सम मल्टीप्लाइड बाई दोनों स्फीयर का इनिशियल चार्ज। तो इस पर इनिशियल चार्ज है Q1 और इस पर इनिशियल चार्ज जो Q2 है वो अभी 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेज में था। जब कनेक्ट करेंगे तब इसका चार्ज अब इस पर जाएगा। तो अभी दोनों का इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2। अब कनेक्ट करने के बाद इस पर जो चार्ज रह जाएगा वो A रह जाएगा। कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज जो जाएगा Q2, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका रेडियस जिसका निकालना है, जिस पर चार्ज उसका रेडियस ऊपर में, नीचे में जिस से कनेक्टेड है वो दोनों का रेडियस का सम और दोनों पर इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2। अब इसमें इसका वैल्यू रखेंगे। तो इस पर जो चार्ज कनेक्शन के बाद जो बचेगा Q1, R1 है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई दोनों का इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2, 10 प्लस 0 तो 10 ही रह गया। अब A आ जाएगा 5 कूलम। अब Q2 निकालना है, तो Q2 में R2 है, ऐसे टोटल इस पर 10 था, 5 रह गया, इसका मतलब 5 कूलम चार्ज इस पर शिफ्ट हो गया। ऐसे निकाले फार्मूला से तो R2 इसका है 20 सेंटीमीटर, नीचे में R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई दोनों का इनिशियल चार्ज 10 कूलम, तो ये हो गया 5 कूलम। इसका मतलब दोनों को कनेक्ट करने के बाद इस स्फीयर का अगर A नाम रखते हैं, इसको अगर B नाम रखते हैं, तो A पर और B पर दोनों पर 5 कूलम का चार्ज आएगा। अब जब भी दोनों का अगर साइज सेम होगा तो ये सब इतना फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल अमाउंट बांट देंगे। जैसे ही देखेंगे कि रेडियस सेम है, इसका मतलब है सरफेस एरिया सेम है, और सरफेस एरिया सेम है तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज शेयर करेगा। तो इस पर अगर 10 कूलम है तो 5 कूलम ये अपने पास रखेगा, 5 कूलम इस पर ट्रांसफ़र होगा। जब दोनों पर 5 कूलम का चार्ज आएगा तो दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है A sphere of radius 50 centimeter carry an electric charge 20 कूलम। A sphere है, इसका रेडियस R1 50 सेंटीमीटर है और इस पर जो चार्ज है Q1 है वो 20 कूलम है।
and connected with another charge sphere of radius 10 सेंटीमीटर। अब इसको दूसरे स्फीयर से कनेक्ट करते हैं और इस स्फीयर का रेडियस R2 मानते हैं, लेकिन इस पर भी चार्ज है और इसका चार्ज Q2 है, वो है 70 कूलम। अब कहा कि जब दोनों को कांटेक्ट में लाया, कंडक्शन मेथड से चार्ज करेंगे, तो ये दोनों स्फीयर पर फाइनल चार्ज अब कितना रह जाएगा। मीन्स ए वाला R1 रेडियस पर और ए R2 रेडियस वाले स्फीयर पर अब टोटल चार्ज कितना होगा कांटेक्ट करने के बाद। तो कांटेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1 स्मॉल q1 और इस पर स्मॉल q2। अब दोनों का रेडियस सेम नहीं है, इसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सरफेस एरिया सेम नहीं है, इसलिए चार्ज का अमाउंट अलग अलग होगा। तो फार्मूला अगर इसके लिए लगाते हैं Q1 का वैल्यू, तो जिस पर चार्ज निकालना है उसका रेडियस पहले किस किस से कनेक्ट है, तो एक कनेक्ट है दोनों स्फीयर ए दोनों से, तो जिससे कनेक्ट होता है तो दोनों का रेडियस के सम से डिवाइड। दोनों स्फीयर पर इनिशियल चार्ज कितना है, तो एक पर 20 कूलम दूसरे पर, तो कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो यहाँ निकाल देते हैं। तो R1 का वैल्यू यहाँ से 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 50 प्लस 10 ये हो गया 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई दोनों का इनिशियल चार्ज 20 कूलम और 70 कूलम, तो ये हो गया 90 कूलम। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो एक Q1 का वैल्यू 3 से कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स और ये 2 कैंसिल कर दिया 25 टाइम्स, तो ये हो गया 75 कूलम। इसका मतलब हो गया कि कनेक्ट करने के बाद इस पर जो चार्ज था 20 कूलम, वो बढ़ करके इस पर चार्ज आ गया 75 कूलम। मीन्स ये हो गया 75 कूलम। तो इसका मतलब इस पर चार्ज ए सप्लाई किया और इस पर कितना चार्ज था 70 कूलम और इस पर 20 कूलम था, तो यहाँ से कितना सप्लाई कर दिया। तो पहले टोटल चार्ज था कितना, तो टोटल चार्ज था 90 कूलम, 20 कूलम और 70 कूलम, इनिशियल टोटल चार्ज था 90 कूलम और 90 कूलम में से ए अकेले रख लिया 75 कूलम, तो बचा कितना 15 कूलम। तो इसके पास अब रह जाएगा 15 कूलम। पंद्रह कूलम चार्ज रह जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछेगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र कौन किया। अगर ए स्फीयर को ए नाम रखते हैं, इसको बी नाम रखते हैं, तो कहेगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र ए से बी की ओर हुआ कि बी से ए की ओर हुआ। तो अब यहाँ पर लगता है कि इसका चार्ज घट गया है, तो ये चार्ज इसको दिया हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन का फ्लो तो होता नहीं है। मीन्स इसी का इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। मीन्स चार्ज का फ्लो में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इसके प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इस पर 70 कूलम पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको न्यूट्रलाइज कर करके ला देगा 15 कूलम पर, और जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पर ट्रांसफ़र होगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और उसको बढ़ा करके 20 कूलम से कर देगा 75 कूलम तक। तो ये फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, तो एक स्फीयर पर आएगा 75 कूलम, दूसरे स्फीयर पर आएगा 15 कूलम।
अगला क्वेश्चन है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज -60 कूलम। अब इसमें निगेटिव चार्ज के साथ दिया हुआ है। तो ए हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, दोनों का रेडियस है। एक का रेडियस है 30 सेंटीमीटर और दूसरा का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। पहला स्फीयर का चार्ज है -60 कूलम। इसको दूसरे से जिससे कनेक्ट करते हैं वो अनचार्ज्ड है, तो ए दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस मान लेते हैं R1। इस पर चार्ज Q1 दिया हुआ है -60 कूलम और ए न्यूट्रल है, मीन्स इस पर इनिशियल कोई चार्ज नहीं है। अब इसका 30 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 20 सेंटीमीटर रेडियस है, मीन्स सरफेस एरिया अलग अलग है। तो सरफेस एरिया अलग अलग है तो दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट होगा। तो इस पर कितना बचेगा जब ये दोनों को कांटेक्ट में कर दें। अगर ये दोनों को कांटेक्ट में कर दें तो इस पर जो चार्ज बचेगा, इस पर जो फाइनल चार्ज आएगा इसको हम बोलते हैं Q1 और इस पर जो फाइनल चार्ज रहेगा वो मान लेते हैं Q2 कांटेक्ट होने के बाद। ए स्फीयर का रेडियस R1 है और इस स्फीयर का रेडियस R2 है। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, Q1 का फार्मूला निकालते हैं। इस पर कितना चार्ज बचेगा कांटेक्ट करने के बाद, तो जिस पर पहले चार्ज निकालते हैं उसका रेडियस ऊपर, नीचे में जितना स्फीयर से कनेक्टेड है वो सारे स्फीयर का रेडियस का सम, मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों स्फीयर पर पहले कितना चार्ज था, तब वो चार्ज है Q1 + Q2। यहाँ चार्ज का जो नेचर दिया रहेगा निगेटिव में देगा तो निगेटिव साइन के साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब पॉजिटिव चार्ज के साथ रखेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका R1 30 सेंटीमीटर, R1 30 और R2 20, दोनों का सम 50 मल्टीप्लाइड बाई Q1 -60 और Q2 तो न्यूट्रल है, 0 है तो न्यूट्रल के वैल्यू 0। अब इसको -180/5 इतना कूलम, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ए हो गया माइनस, इसको कैंसिल करते हैं तो 3 टाइम्स लगाते हैं तब 15 और 3 18 और ए 6, तो ए आ गया -36 कूलम। मीन्स इस पर अब टोटल चार्ज बचा -36 कूलम। टोटल था कितना 60 कूलम, तो 60 कूलम माइनस में था, इस पर अब बच गया कनेक्ट करने के बाद -36 कूलम। इसका मतलब है कि -24 कूलम इस पर चला गया तो ए पर आ गया -24 कूलम। तो जो चार्ज बचा वो इस पर आ गया। तो दोनों पर कितना चार्ज हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मीन्स इस पर -36 कूलम और इस पर -24 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक प्रेशर सेम हो जाएगा। उस केस में जब दोनों का प्रेशर सेम होगा तो चार्ज इधर से न इधर जाएगा, इधर से न इधर जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में दोनों पर ए चार्ज अब फिक्स होगा, इस पर -36 और इस पर -24। अब ए है 3 स्फीयर वाला। 3 स्फीयर ए, बी एंड सी ऑफ रेडियस 20, 60 एंड 20 carry an electric charge of 40, -30 and 50 coulomb connected with each other. Find the final charge on each sphere. 3 स्फीयर है,
तो एक है 20 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा है 60 सेंटीमीटर रेडियस का, इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तीसरा है 20 सेंटीमीटर का। मीन्स दो गो इसमें सेम रेडियस का है। अगर इसको स्फीयर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ए का जितना रेडियस है, ए बी का रेडियस है और ए सी का रेडियस है, तो ए और सी का रेडियस सेम है। इसका मतलब ए और सी का सरफेस एरिया सेम होगा, और सरफेस एरिया सेम होगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम होगा। अभी जितना चार्ज है इस पर जो टोटल चार्ज Q1 दिया हुआ है, पहला वाला पर 40 कूलम प्लस में 40 कूलम, इस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो है -30 कूलम। तो इस पर चार्ज Q2 है -30 कूलम, और C पर चार्ज है +50 कूलम। तो Q3 दिया हुआ +50 कूलम। अब इस तीनों स्फीयर को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। ए हमारा स्फीयर ए है, ए हमारा स्फीयर बी है, और ए हमारा स्फीयर सी है। अब इस तीनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से। अब इस दूसरे से जब कनेक्ट हो गया ए बी और सी, ए बी और सी, तब सब एक दूसरे पर चार्ज का पहले ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से ट्रांसफ़र करेगा कि तीनों स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए, और जब सेम हो जाएगा तब फिर चार्ज का फ्लो को रोक देगा। तो उस पीरियड पर इस पर हम चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2, और इस पर चार्ज मान लेते हैं Q3। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस हम माने हैं R2, और इसका रेडियस माने हैं R3। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इस पर चार्ज कितना आएगा, तो इसका फार्मूला बनाए हुए हैं पहले से हम लोग थ्योरी में, कि जिस स्फीयर पर चार्ज निकालना है उसका रेडियस ऊपर में लिखेंगे, नीचे में देखेंगे कि इस स्फीयर का कनेक्शन कितने स्फीयर से है। तो यहाँ 2 स्फीयर और जुटा हुआ है, तो जितने स्फीयर से जुटा हुआ है वो सारे स्फीयर के रेडियस से के सम से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि तीनों स्फीयर पर इनिशियल कितना चार्ज था उसको जोड़ देना है। तो कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 प्लस कैपिटल Q3, तब पहले पर है 40 प्लस में, फिर जोड़ेंगे Q2 है -30 कूलम, फिर Q3 जोड़ेंगे तब वो है +50 कूलम। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R1 का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 रख दिया, डिवाइडेड बाई ये तीनों रेडियस का सम, तो 20 + 60 + 20, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई ये तीनों का सम, तो ये हो गया 50, और ये 40 - 30 10, तो 50 + 10 60। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, तो Q1 हो गया 12 कूलम प्लस में। इसका मतलब Q1 पर इस स्फीयर पर चार्ज रह जाएगा 12 कूलम, प्लस में 12 कूलम। और चूंकि ये दोनों का रेडियस सेम है, 20 और 20 है ए और सी पर, तो सी पर भी चार्ज Q3 जो रहेगा 12 कूलम ही रहेगा। इस पर 12 कूलम तो इस पर भी 12 कूलम, क्योंकि सरफेस एरिया जब सेम होगा तो चार्ज सेम रखेगा। ऐसे फार्मूला से भी निकालेंगे। अगर इस पर हमको चार्ज निकालना है Q3, तो ऊपर में रेडियस R3 डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3, मल्टीप्लाइड बाई तीनों चार्ज का सम Q1 + Q2 + Q3। अब इसका टोटल सम यहाँ से 60 आता है।
अब ए वाला भी वैल्यू नीचे 100 आता है, R3 R1 के बराबर है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 कूलम ही आएगा। इसका मतलब है कि सेम सरफेस एरिया वाला स्फीयर पर चार्ज ऑलवेज इक्वल अमाउंट में लेगा। तो इस पर आ गया 12 कूलम, इस पर भी आ गया 12 कूलम, तो टोटल 24 कूलम चार्ज ये दोनों पर चला गया, और जो बचेगा वो इस पर चला जाएगा। तो या तो फार्मूला से निकाल लेंगे, नहीं तो टोटल चार्ज में से 24 कूलम घटा देंगे। तो पहले टोटल चार्ज, तीनों का टोटल चार्ज जोड़ देते हैं। तो तीनों चार्ज जोड़ते हैं तो 60 प्लस में आता है, और 60 में से प्लस 12 24 ए और सी रख लिया, तो इसमें से 24 घटा देंगे, तो ए आ गया 36। तो 36 कूलम चार्ज आ जाएगा इस पर। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जब अटेंड करेगा तो ए पर आ जाएगा 12 कूलम, बी पर आ जाएगा 36 कूलम, सी पर आ जाएगा 12 कूलम। ऐसे इस पर इसका डबल चार्ज इस पर इसलिए आया है क्योंकि इसका जो रेडियस है 3 गुना चार्ज ज़्यादा है। इस पर 12 है तो इस पर 36 है, इसलिए क्योंकि रेडियस भी इसका 3 गुना ज़्यादा है। तो रेडियस के प्रोपोर्शन चार्ज बढ़ता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना चार्ज ज़्यादा रखता है। तो 3 स्फीयर है तो इस तरह का फार्मूला यूज करेंगे। 4 स्फीयर रहेगा तो एक रेडियस और नीचे जोड़ेंगे और एक चार्ज और यहाँ जोड़ेंगे। तो जितना नंबर ऑफ स्फीयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है इसी फार्मूला से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि थ्योरी में हम लोग इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ए चार्ज स्फीयर है, इसका रेडियस R1 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 दिया हुआ 60 कूलम। कनेक्टेड विथ 2 अनचार्ज स्फीयर। अब यहाँ से 2 अनचार्ज स्फीयर से कनेक्ट कर दिए हैं, जिसका रेडियस है, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। इसको हम R2 कहते हैं और इसको हम R3 कहते हैं। तो इसको इससे भी कनेक्ट कर दिए हैं, इससे भी कनेक्ट कर दिए हैं, और इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो इसका तो पहला चार्ज Q1 दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों पहले से अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब इस पर भी न्यूट्रल चार्ज है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। मीन्स इनिशियल ये दोनों पर 0 चार्ज है और इस पर चार्ज है। लेकिन जब ये दोनों को, अभी हम मान लेते हैं कनेक्शन नहीं किया हुआ है, ये दोनों न्यूट्रल स्टेज में है, मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। जब ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, तब इसका चार्ज कुछ इस पर और कुछ इस पर आ जाएगा। तब फाइनल इस पर चार्ज घटेगा और ये दोनों पर चार्ज बढ़ेगा। तो फाइनल इस पर कितना आएगा और इस पर कितना आएगा ये कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मान लेते हैं कि इस पर फाइनल चार्ज आ जाएगा Q2, इस पर फाइनल चार्ज रह जाएगा स्मॉल q1 और इस पर फाइनल चार्ज आ जाएगा स्मॉल q3। निकालेंगे उसी तरह से फार्मूला लगा देंगे। q1 अगर इस पर रख कितना बचेगा, तो इसका रेडियस ऊपर, नीचे जिससे कनेक्ट किए हैं सारे के रेडियस का सम और मल्टीप्लाइड बाई सारे कनेक्टेड स्फीयर का इनिशियल चार्ज। तो इस पर इनिशियल चार्ज 60 है, ये दोनों का 0 है, इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे, इस पर निकल जाएगा। Q2 अगर निकालना है कि इस पर कितना बचेगा चार्ज आएगा, तो इस पर निकालना है तो इसका रेडियस ऊपर रखेंगे R2 और डिवाइडेड बाई ये 3 स्फीयर से कनेक्ट है तो तीनों का रेडियस का सम
और तीनों पर इनिशियल चार्ज के सम से मल्टीप्लाई, ये सारा वैल्यू रख लेंगे। उसी तरह से इसका निकालेंगे तो ऊपर में रेडियस उसका रख लेंगे। तो इसको खुद से कर सकते हो, कर करके आंसर मिला सकते हो, निकाल सकते हो कि इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा और इस पर कितना चार्ज बचेगा। तो ये पूरा हम कर चुके कंडक्शन मेथड पर। जितने टाइप का क्वेश्चन होता है वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इससे ज़्यादा कंडक्शन मेथड पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे अब कूलम्ब्स लॉ, जो जहाँ से क्वेश्चन नीट और आईआईटी में आती है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं उस पॉइंट पर जो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जेई और नीट के पर्पज़ से। अभी तक हम लोग जो भी बेसिक चीज़ करना था वो कर लिए। पहले हम लोग इससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ये सब कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ये सब पढ़े हैं। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़े हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े हैं, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। फिर इसके बाद हम लोग इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर आज हम लोग किए हैं कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग और इस पर न्यूमेरिकल किए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लॉ में, और कूलम्ब्स लॉ का क्लास अब अगले क्लास में डील करेंगे। पहले थियोरेटिकल डिस्कशन होगी, उसके बाद इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल डिस्कस करना पड़ेगा अप टू जेई एडवांस लेवल तक। नीट का सारा क्वेश्चन डील करेंगे, जेई का सारा क्वेश्चन डील करेंगे, उससे पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड डील करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।